दोस्तों बहुत ही अफ़सोस के साथ तुर्की के ज़लज़ले के ऊपर बात करेंगे कि तकरीबन सुबह 4:30 बजे के करीब तुर्की में 7.9 रेक्टर स्केल के ऊपर जो ज़लज़ला आया उसने बहुत ही तबाही मचाई। सैकड़ों इमारतें ज़मीन बोस हो गईं और मलबे तले लोग जो अब तक दबे हुए हैं उनका कोई शुमार ही नहीं है, हज़ारों की तादाद में है। रिपोर्ट के मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि 4000 से ज़ायद लोग जो है लुक़मा अजल बन चुके हैं और यही हाल जो है शाम का है, सीरिया का है। मैं याद कर रहा था अपना 2005 का जब अर्थक्वेक पाकिस्तान में आया था और 7.9 रेक्टर स्केल पे आया था और कितनी तबाही मचाई थी और पूरा पाकिस्तान जो है वो सोग में डूब गया था। और कश्मीर में ख़ासकर ये जो बालाकोट, मानसेरा और बाग और ये आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं वो तो सफ़ाई हस्ती से मिट गए थे तकरीबन, और ज़मीन फट गई थी और हज़ारों लोग अंदर दफन हो गए थे और किसी को किसी का पता ही नहीं चला था। और उस वक्त कितनी जो है बाहर से अमदाद आई थी हम लोगों के लिए, और मेरा ख़्याल है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो किसी को नहीं मिली थी। और आज भी वो लोग याद करते हैं कि हम लोग जो हैं अर्थक्वेक में जब हमें इतना डिज़ास्टर हुआ था हमारी ज़िंदगी में तो हमें कुछ नहीं मिला था, लोगों ने ही एक दूसरे की मदद की थी। यहाँ से पंजाब से मुख्तलिफ़ लोग अपनी मदद आप में ट्रक बुक करवा के वहाँ कश्मीर भेज रहे थे और बड़े बड़े काम कर रहे थे। लेकिन बाहर से जो अमदाद आ रही थी वो मेरा ख़्याल है कि उसका 10% भी लोगों को नहीं मिला। और ये बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने बड़ी आफ़ात आई हमारे मुल्क में भी। 2005 में ज़लज़ला आया, 2010 में सैलाब आया और रिसेंटली 2022 में अब जो 3 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं ये फ्लड का जो है की वजह से मुतासर हुए हैं, इसमें भी बहुत इमदाद आई बाहर से, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच सकी। अभी भी आप जाके देख लें कि वो लोग जो हैं जिस तरह तबाह हाल थे फ्लड की वजह से, उसी तरह उनका हाल है बेचारों का। मैं पीछे एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक औरत ब्लैंकेट ख़रीदने गई, यकीन करें तो वो उस ब्लैंकेट के ऊपर स्टैंप लगी हुई फ्लड रिलीफ की। और कितनी शर्म की और घिरी हुई बात है, यकीन करें कि लोग किस हद तक घिर चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट के मैं ये कहूँगा कि शर्म आती है ये बात करते हुए। आखिर गवर्नमेंट के इदारों को वो फ़ंड मिला और वो सारी इमदाद मिली, वो बाहर कैसे चली जाती है, कैसे बिक जाती है? इनको शर्म नहीं आती, यकीन करें। और कौमें किस तरह मुत्तहद होती हैं ऐसे मौक़ों पर। आप देख लें तुर्की की अवाम अब इकट्ठे हो गए हैं और आप कुछ ही महीनों में देखेंगे कि वो मुल्क फिर से खड़ा हो गया है। और आप ये देख रहे हैं कि बाहर के लोगों का भाई इंटरेस्ट सिर्फ तुर्की के साथ है, कोई शाम का नाम नहीं ले रहा। शाम का नाम क्यों नहीं ले रहा? इस वजह से कि उसकी करेंसी की वैल्यू कोई नहीं, उस मुल्क की वैल्यू कोई नहीं है। हर एक का इंटरेस्ट तुर्की में है, पूरे यूरोप का इंटरेस्ट तुर्की में है। उसकी करेंसी की वैल्यू है, वहाँ के लोगों की वैल्यू है। वहाँ में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है आईटी के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ के, और मैच्योर लोग हैं और समझदार लोग हैं वहाँ के, और वहाँ की गवर्नमेंट लोगों की हेल्प करती है और इस तरीके से करप्ट नहीं है वो। इस वजह से वहाँ के लोगों का, बाहर के लोगों का इंटरेस्ट भी तुर्की के साथ है, कोई सीरिया के साथ नहीं है। उसकी वैल्यू डाउन है, उसकी करेंसी की वैल्यू डाउन है। यही हाल पाकिस्तान का भी है कि हम लोगों की भी करेंसी डाउन है। याद रखें, जब हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं होगी, हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं होगी, तो हमारे मुल्क में रहने वाले लोगों की भी वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पे चाहे कोई मरे जिए, कोई 100 मरे, 200 मरे, 250 मरे, यहाँ पे किसी को कोई परवाह नहीं है। आज 4000 लोग यहाँ पे तुर्की में जो हैं वो लुक़मा अजल बने हैं अर्थक्वेक की वजह से, और यहाँ एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, यकीन करें लेवल 4 की एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। यहाँ पे कितनी आफात आई हमारे मुल्क में, लेकिन कभी किसी ने एमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया। आप देख लें, पेशावर का धमाका हुआ है, एपीएस का इतना बड़ा सान्या हुआ, और कुछ ही दिनों की बात होती है, 4 से 5 दिन मैक्सिमम लगते हैं और लोग दोबारा अपने कामों पर मसरूफ़ हो जाते हैं, किसी को परवाह ही नहीं होती। और हमारी गवर्नमेंट तो माशाल्लाह से पूछे ही ना, सिर्फ ब्लैंक चेक लिख के देती है कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख मुतासरीन को दिए, लेकिन वो आज तक कैश में नहीं होते। ये हालात हो चुके हैं हमारे मुल्क के। तो ऐसे हालात में आप सोचें कि किस तरीके से कौमें मुत्तहद होंगी। कौमें मुत्तहद होती हैं यगानगियत के साथ, इकट्ठी होने के साथ। जब आपकी डेमोक्रेसी, आपकी गवर्नमेंट, आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ आपकी आवाम का सोचते हैं,
ان کے حقوق غصب نہیں کرتے، ان کے اوپر ظلم نہیں کرتے، ایک انصاف کا پرچار ہوتا ہے پورے ملک میں، جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تب قومیں بنتی ہیں۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترکی کی طرح ہو جائے اور ہم باہر کے لوگوں کی طرح ہم اس طرح ہو جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک ہمارے ملک میں سارا کا سارا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنائے اور اس ملک میں رہنے والوں میں ایک احساس ذمہ داری پیدا کریں تاکہ وہ پہچان سکے کہ ہمارے ساتھ کون فیئر ہے اور کون انفیئر ہے، اور جب بھی کوئی بھی نئی گورنمنٹ آئے لوگ اپنی مرضی سے اس کو چنیں اور دیکھ سکیں کہ یار ہمارے لیے کون بہتر ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قمر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔